अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 12th लेक्चर। As according to our previous routine, let's reconnect what we have learned in our last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप को स्टडी करना शुरू किया था। तो ग्रुप्स को हमने डिफाइन किया था टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन गोल। दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में एक राब्ते में हैं, किस मकसद के लिए? एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कुछ शख्स मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उनको हम ग्रुप का नाम देते हैं। उसके बाद हमने ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस को डिटेल से डिस्कस किया था। ग्रुप किन स्टेजेस से गुजरकर डेवलप होता है। ग्रुप्स में फॉर्मिंग होती है, स्टॉर्मिंग होती है, नॉर्मिंग होती है, परफॉर्मिंग होती है और एडजर्निंग होती है। इन सब स्टेजेस को हमने वन बाय वन डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम फर्दर ग्रुप को ही डिटेल से मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप के मेंबर्स किस तरह के होते हैं, उनमें कौन से इश्यूज होते हैं, कैसे क्या रीजंस होती हैं। कुछ ग्रुप्स बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं, दे आर एबल टू कन्वर्ट 2 + 2 = 5, एंड while some other groups they convert 2 + 2 = 3, not even 4. So what are the basic differences? What are the reasons why some groups perform better, they work hard, and why some others they cannot perform well? What are the basic reasons? तो ग्रुप टास्क को पहले हम जरा देखते हैं। द मोर कॉम्प्लेक्स द टास्क, द मोर इट इज नॉन रूटीन एंड रिक्वायर्स अ रेंज ऑफ स्किल्स, द मोर इम्पोर्टेंट ग्रुप प्रोसेस बिकम्स। तो ग्रुप प्रोसेस क्या है कि ओवरऑल ग्रुप के जिम्मे कौन सी चीज़ है, ग्रुप का काम किस नेचर का है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो रूटीन का टास्क है, रूटीन का एक काम है। स्पोर्ट्स कमेटी है, वो हर साल स्पोर्ट्स कंडक्ट करा रही है, उनको पता है कि किस तरह होना है। लेकिन अब एक अचानक से एक नया काम आ गया है जो पहले कभी हुआ ही नहीं है। द मोर कॉम्प्लेक्स द टास्क, जब काम कॉम्प्लेक्स होगा, द मोर इट इज़ नॉन रूटीन, और ये रूटीन में नहीं है, पहले कभी हुआ ही नहीं। एंड रिक्वायर्स अ रेंज ऑफ स्किल्स, और इस काम को करने के लिए बहुत तरह के लोगों की स्किल्स चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, आपके पास प्रेजेंटर्स भी अच्छे होने चाहिए, आपके पास फाइनेंस के भी अच्छे लोग होने चाहिए, प्रोजेक्ट रिलेटेड भी बहुत अच्छे लोग होने चाहिए। तो मुख्तलिफ रेंज ऑफ स्किल्स आपको चाहिए। तो क्या होगा? द मोर इम्पॉर्टेंट ग्रुप प्रोसेस बिकम। तो ग्रुप का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता जाएगा वो। अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और रूटीन के टास्क हैं तो फिर ये ग्रुप प्रोसेस इतना ज़्यादा अहम नहीं होगा। इसके लिए ग्रुप बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हर चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड होगी। तो ग्रुप प्रोडक्टिविटी को हम समझते हैं कि ग्रुप्स कैसे प्रोडक्टिव होते हैं। पीपल कैन बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग इन ग्रुप्स देन व्हेन वर्किंग अलोन। लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं जब वो ग्रुप्स में काम कर रहे हों, एज कंपेयर टू दे आर वर्किंग अलोन, इफ द ऑब्स्टेकल्स टू ग्रुप प्रोडक्टिविटी आर अवॉइडेड। अगर वो सारी रास्ते की रुकावटें दूर कर दी जाएं, जो ग्रुप प्रोडक्टिविटी में रुकावटें हैं, अगर उनको दूर कर दिया जाए तो लोग बहुत बेहतर तौर पे और बहुत अच्छे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए शायद नए हों। आई होप, आई बिलीव आपने शायद एचआर में भी इन चीज़ों को डिस्कस किया हो। सिनर्जी का कॉन्सेप्ट। Synergy refers to an action of two or more substances that results in an effect that is more than the mere summation of the individual substances. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, पजल नहीं होना, बिल्कुल इजी है। द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, सो सिंपल। कि अगर आप तीन चीज़ों को अलग अलग रखें तो वो तीन हों, लेकिन अब जब वो तीनों चीज़ों को जमा कर लें तो वो तीन ना रहें, वो चार हो जाए। तो जो एक्स्ट्रा एक का इफेक्ट आया है वो है सिनर्जी। जब 2 + 2 = 5 हो जाए तो इसको हम कहते हैं ये सिनर्जी का इफेक्ट है। इसमें सिनर्जी कितनी है? 2 + 2 = 4 होना चाहिए, वो तो नॉर्मल समेशन है। लेकिन जब ग्रुप में हम चार लोगों को इकट्ठा करेंगे तो वो 5 लोगों के बराबर काम, उनको उनकी प्रोडक्टिविटी 5 लोगों के बराबर होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये सिनर्जी का इफेक्ट है, ये हमारा प्रोडक्टिविटी है, ग्रुप प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या होगा?
2 + 2 = 3, राइट। तो उस फिनोमिना को हम नाम देंगे प्रोसेस लॉस का। प्रोसेस लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप एंड व्हाट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप व्हेन यू कंसीडर इट्स इनपुट्स। जी, जब आप इनपुट्स पे बात करते हैं तो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए थी और कितनी एक्चुअल है। जब ये एक्चुअल से कम हो जाएगी तो हम उस चीज को प्रोसेस लॉस का नाम देंगे कि 5 लोगों ने मिलकर उतना काम किया जितना शायद नॉर्मल कंडीशंस में 4 लोग भी कर सकते थे। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोसेस लॉस है। सिनर्जी की एग्जांपल्स हम जरा डिस्कस करते हैं। द सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट कैन इधर इनहेंस ग्रुप प्रोडक्टिविटी सिनर्जी और रिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लॉस। दो चीजें हमने समझी हैं कि एक तो सिनर्जी है, जब ग्रुप के मेंबर्स एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों तो वो नॉर्मल जब उनको जमा किया जाए उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। 4 लोग जब अलग अलग काम कर रहे थे तो उनकी इनपुट, और जब उन 4 लोगों को एक ग्रुप बना दिया गया उनकी इनपुट ज़्यादा होनी चाहिए। द परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल रूटीन टास्क टेंड्स टू बी स्पीडिड अप एंड इम्प्रूव्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। जो रूटीन के और सिंपल काम है उनमें तो सिनर्जी का इफेक्ट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो पहली बार वो काम नहीं हो रहे, इट्स ओके। बट व्हेन टास्क्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर क्लोजर अटेंशन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल विल हर्ट परफॉर्मेंस। तो जब ये टास्क कॉम्प्लेक्स हैं और इनमें आपस में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है तो कुछ नए लोगों की आमद से ओवरऑल प्रोसेस लॉस होगा। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो अपने साथ उतनी एक्सपर्टीज या उतना कुछ वो नहीं लेके आ सकते जितना जो पुराने और एक्सपीरियंस पर्सन्स के पास इतना एक्सपीरियंस है। इस वजह से यहाँ पे प्रोसेस लॉस का एलिमेंट आ जाता है। प्रोसेस लॉसेस पे ज़रा बात करते हैं। प्रोडक्शन ब्लॉकिंग, ये क्यों प्रोसेस लॉस होते हैं? जब 5 लोगों के जिम्मे एक काम लगाया जाता है तो क्यों वो इतना बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं हो पाता? रीजंस उनके पीछे क्या होती हैं? प्रोडक्शन ब्लॉकिंग ये क्या है जी? इट अकर्स व्हेन पीपल गेट इन ईच अदर्स वे एज दे ट्राई टू परफॉर्म अ टास्क। जब कुछ लोगों के जिम्मे क्लियरली चीजें असाइन ना की जाएं, एक ही काम को शायद 2 लोग कर रहे हों या कुछ ऐसे काम हो जो किसी के जिम्मे भी ना हो, तो ओवरऑल उससे कुछ प्रोडक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। लोग एक दूसरे के रास्ते में आना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के काम को रोकना शुरू कर देते हैं। उसको हम प्रोडक्शन ब्लॉकिंग का नाम देते हैं। एक तो ये रीजन होती है प्रोसेस लॉस की। देन कम्स ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स। ग्रुप के सारे लोग अगर काम करना शुरू कर देंगे तो समटाइम्स जो ग्रुप को मेंटेन करना है वो बेहतर तौर पे नहीं परफॉर्म हो पाएगा। लेकिन आखिर ग्रुप में से किसी एक शख्स के जिम्मे ये ड्यूटी तो होनी चाहिए कि ग्रुप को मेंटेन भी रखा जाए, ओवरऑल लोगों को मोटिवेट किया जाए, रिसोर्सेज पूरे रखे जाएं और हर तरह से इसको बूस्ट अप रखा जाए। जब एक मेंबर के जिम्मे ये काम होगा तो उतने वक्त में वो प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं फोकस कर सकेगा, और जब वो प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा, तो ये भी एक ओवरऑल प्रोसेस लॉस की तरफ जाएगा ये चीज़। सोशल लॉफिंग और फ्री राइडिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में आपको नजर आएगा। इट occurs when a group member decides to laugh, hoping that someone else will pick up the slack. Usually occurs when group rewards are shared equally without regard to individual performances. जी, जब 3 लोगों को एक ग्रुप असाइनमेंट दी जाती है तो उनमें से एक शख्स डंडी मारना शुरू हो जाता है। वो कहता है अच्छा यार ये 2 लोग मेहनत कर लेंगे ना, बना लेंगे, तो जब ये असाइनमेंट सबमिट होगी तो इट्स ओके, मुझे भी एवरेज के मार्क्स मिल जाएंगे, जब इन सबको 60% मिलेंगे तो मुझे भी 60 मिल जाएंगे, तो मुझे क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा एफर्ट देने की। तो बेसिकली वो एक दूसरे के पीछे छुपना शुरू हो जाते हैं, या उसको फ्री राइडर्स भी हम कहते हैं। फ्री राइडर्स आप इस तरह इसको सेंस में समझ लें, सपोज आप कहते हैं जी हम 3 लोग हैं, हमारे पास एक गाड़ी है और हम यहाँ से जा रहे हैं से लाहौर बाय रोड, हम अपनी गाड़ी पे लाहौर के ट्रैवल कर रहे हैं, 3 लोग हैं, एक सीट हमारे पास वेकेंट है। अगर कोई शख्स कंट्रीब्यूट करना चाहे तो हमारे साथ एक सीट के लिए कंट्रीब्यूट करे, रास्ते का जो भी खर्चा होगा वो इक्वली हम 4 लोगों पे डिवाइड कर लेंगे, तो हम चलते हैं। अब एक शख्स है उसने लाहौर जाना है, वो कहता है नहीं यार इस तरह तो मुझे नहीं। एट द लास्ट मिनट वो कहता है अच्छा यार आप जा तो रहे हैं, मुझे भी लेते जाएं। वो बेसिकली फ्री राइडर है, वो फ्री राइडर होता है, वो मुफ्ता लगाने के चक्कर में होता है बेसिकली। तो ये फ्री राइडर्स होते हैं ग्रुप्स में, जिनकी वजह से ओवरऑल ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। वो अपने हिस्से का काम नहीं करते सिर्फ इस उम्मीद पर
कि हमारे हिस्से का काम कोई दूसरा कर देगा और एट द एंड जब रिवॉर्ड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हमें हमारे हिस्से का शेयर मिल जाएगा, इट्स ओके। तो ये फ्री राइडिंग या सोशल लॉफिंग इसको कहते हैं हम। ये तीन चीजें ओवरऑल मिलके प्रोसेस लॉस की तरफ लेके जाती हैं ग्रुप्स, जिनकी वजह से बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाते। सोशल लॉफिंग क्या है? द टेंडेंसी टू विद होल्ड फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट व्हेन परफॉर्मिंग अ ग्रुप टास्क। जब आप एक ग्रुप के मेंबर हैं और आपके ग्रुप के जिम्मे एक काम लगाया गया है, तो आप अपने फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एफर्ट को रोक लेते हैं। अच्छा यार, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों मेहनत करूं? ठीक है, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको करने दें, और एट द एंड ऑफ डे रिवॉर्ड जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो मुझे भी इक्वल मिल जाएगा। तो इसको हम, इस फिनोमिना को सोशल लॉफिंग का नाम देते हैं। अब ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि सोशल लॉफिंग एक नेगेटिव चीज़ है और इससे ओवरऑल पूरे के पूरे ग्रुप में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक शख्स जब परफॉर्म नहीं करता तो उसको देख के बाकी लोग भी डिमोटिवेट होते हैं। वही एक शख्स परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बदले में हमें मेहनत करनी पड़ रही है और एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ रही है, तो ये बाकी लोगों को डिमोटिवेशन की तरफ लेके जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? मेक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस आइडेंटिफाइबल। हर शख्स की जो अलग से कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह ग्रुप के अंदर आए कि वो अलग से आइडेंटिफाई हो सकें कि जनाब मिस्टर एक्स के जिम्मे ये फलां काम था, तो वो काम कितना हो चुका है और कितना रह चुका है, और मिस्टर वाई के जिम्मे जो काम था वो कितना मुकम्मल हो चुका है और कितना बाकी रहता है। हर शख्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग से आइडेंटिफाई हो, तब पता चलेगा कि कौन शख्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सिर्फ फ्री राइडर है। Make individuals feel that they are making valuable contribution to a group. ओवरऑल जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रुप के लिए वो वैल्यूएबल है। तब वो बेहतर समझेंगे कि हाँ जी, हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। फाइनली, कीप ग्रुप एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा इस पे लिखा जा चुका है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम ग्रुप साइज। ग्रुप का बेहतरीन साइज क्या है? अब यहाँ पे हम सिंपली तो कह सकते हैं एज स्मॉल एज पॉसिबल, लेकिन एक बड़ा काम है, उसके लिए हम 3 लोगों की एक ग्रुप बना देते हैं। अब वो 3 लोगों की फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है उस काम को मुकम्मल करना, तो भाई कितने लोगों का ये काम है, ये चीज़ डिटरमिन करनी बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका एक ऑप्टिमम पॉइंट आता है। अगर उससे कम मेंबर्स आप ग्रुप में देंगे तो उनके ज़िम्मे एक्स्ट्रा काम होगा, वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएंगे, एक्स्ट्रा फटीग होगी उनके ज़िम्मे, तो वो मोटिवेट नहीं रहेंगे। अगर आप ज़रूरत से कुछ ज़्यादा लोगों को ऐड कर देते हैं तो अब क्या होगा? काम कम होगा और लोग ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा? दोबारा से वो फ्री राइडिंग की तरफ जाएंगे कि भाई ठीक है, 6 घंटे का वर्क डे है, 2 घंटे भी डेली काम कर लें तो हम डेडलाइन को मीट कर लेंगे, इट्स ओके। 10 बंदे एक छोटे से काम को लगे हुए हैं, वो डेली थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, बाकी बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, चले जाते हैं। अब ये दोनों सूरतें ही नुकसानदेह हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑप्टिमम ग्रुप साइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन हम देखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप प्रोसेसेस। ग्रुप प्रोसेसेस क्या होते हैं? पोटेंशियल ग्रुप इफेक्टिवनेस। ओवरऑल पूरे का पूरा ग्रुप कितना इफेक्टिव है, कितनी आउटपुट वो दे सकता है। इसमें क्या चीज हम ऐड करेंगे? सिनर्जी जी, कि 3 लोग हैं, वो 3 लोगों की प्रोडक्टिविटी कितनी है। अब 3 लोगों की अलग अलग से प्रोडक्टिविटी तो इतनी है, लेकिन उसमें जब तीनों को हम इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देंगे तो उसमें सिनर्जी का भी तो इफेक्ट आना है ना, कि 3 को जब हमने एक प्लेटफॉर्म पे रखा है तो 3 लोग 4 लोगों के बराबर तो काम करें। तो 1+1+1 जो 3 पर्सन थे, प्लस हम उसमें जो एक एक्स्ट्रा पर्सन का वो काम करेंगे बीइंग अ ग्रुप, तो इसमें हम एक ऐड करेंगे एज अ सिनर्जी, और इसमें माइनस भी कुछ होगा। जी जरा गौर फरमाएं, कौन सी चीज इसमें से माइनस होगी? अभी हमने डिस्कस किया है जो हमारा ओवरऑल सोशल लॉफिंग है, जो एक दूसरे के पीछे हम छुप जाते हैं। प्रोसेस लॉसेस, कुछ चीज़ें जो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमसे ज़ाया हो जाती हैं, कुछ ग्रुप मेंबर्स बेहतर तौर पे काम नहीं कर पाते, कुछ ड्यूटीज असाइन नहीं हो पाती, तो ये सारा कुछ मिलके ओवरऑल हमारे सामने एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस लेके आता है। दोबारा से ज़रा इसको अच्छी तरह समझ लें, पोटेंशियल ग्रुप इफेक्टिवनेस, कि ग्रुप की ओवरऑल इंडिविजुअल्स में इफेक्टिवनेस उनकी क्या थी, उसमें हम ऐड कर देंगे सिनर्जी का इफेक्ट।
जब हम उन इंडिविजुअल को एक ग्रुप असाइन कर देंगे तो ग्रुप में ओवरऑल उनका सिनर्जी का इफेक्ट आना चाहिए, 2+2 = 5 आना चाहिए। माइनस हम उसमें से कर देंगे प्रोसेस लॉसेस जो भी हमने डिस्कस किए हैं, और फाइनली हमारे सामने आएगा एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस। ग्रुप रोल्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आप जरा इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये जो बात है ये तो फलां बंदा है, ये वाली जो बात है ये मेरा फलां दोस्त है। अभी आपको हम दिखाएंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज, उसके जरिए आपको शायद आपके ज़हन में कुछ लोगों के नाम आए, और अगर आपके ज़हन में कुछ लोगों के नाम आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। टास्क ओरिएंटेड रोल्स, जो टास्क असाइन किया जाता है उसके मतलब कुछ लोगों के रोल्स होते हैं। कुछ लोग इनिशिएटर्स होते हैं, वो एक नई चीज़ सोच सकते हैं, एक नया आइडिया लेके आते हैं और उस काम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना ऑलरेडी हमेशा से ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है। वो इनिशिएट करते हैं, वो पहला स्टेप लेने वाले लोग होते हैं। देन कम्स इंफॉर्मेशन सीकर्स कि हाँ यार अगर ये काम करना है तो कुछ लोगों के जिम्मे ये काम लगाएं कि वो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करेंगे, क्या ये फिजिबल है, कोई दूसरे किसी दूसरे ने ये काम कभी किया है और ये पॉसिबल होता है। फिर आते हैं ओपिनियन गिवर्स, वो फौरन से कहते हैं वो नहीं 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 ये काम तो हो ही नहीं सकता जनाब, आप छोड़ें इस काम को, ये काम तो पॉसिबल ही नहीं है। या उनकी राय दूसरी तरह की, हाँ जी बहुत कमाल आइडिया है जनाब, ये अगर ये काम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। ये बेसिकली ओपिनियन गिवर्स होते हैं। अच्छा, फिर कुछ एनर्जाइजर्स होते हैं। एनर्जाइजर जो एनर्जी देने वाले होते हैं, हाँ जी ये बहुत बेहतरीन काम है यार, ये अच्छा काम है, हमें करना चाहिए ओवरऑल। ये एनर्जाइजर्स होते हैं। ये टास्क ओरिएंटेड रोल्स हैं। ये ज़रा देखें, ये टास्क रिलेटेड है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं टास्क परफॉर्मेंस में एक साइड से। अब दूसरी साइड से कौन से, रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स भी होते हैं। ये लोगों के, ये काम के रिलेटेड नहीं होते, ये लोगों के आपस में जो रिलेशंस होते हैं उससे कंसर्निंग होते हैं ये। हार्मोनाइजर्स, हार्मनी किसे कहते हैं, हम आहंगी को, कि ओवरऑल लोगों के अंदर ये हम आहंगी क्रिएट करते हैं, हार्मनी क्रिएट करते हैं। क्योंकि ग्रुप में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ सोच के मालक होते हैं, तो उनके अंदर ये हार्मनी क्रिएट करते हैं। फिर कुछ कॉम्प्रोमाइजर्स होते हैं, जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एनकरेजर्स होते हैं, जिस तरह हमने वहां पे देखा एनर्जाइजर है, यहाँ पे एनकरेजर्स होते हैं, ये रिलेशनशिप में ओवरऑल लोगों को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड देन कम्स एक्सपीडिटर्स, ये ओवरऑल काम की स्पीड को तेज करते हैं, एक्सपीडिट करते हैं। एक्सपीडिट करते हैं जो ओवरऑल एक प्रोसेस चल रहा है उसको जरा तेजी से मुकम्मल करना। तो ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स होते हैं, कुछ लोग ये रिलेशंस वाले रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंड देन कम सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स। अब ये दोनों चीजें देखिए आप, ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, दिस प्लस दिस, ये दोनों टास्क परफॉर्मेंस में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और ये चीज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, ये इसमें से माइनस करेगी। अब यहाँ पे देखें कौन से लोग होते हैं, जरा आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा और मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन से लोग हैं आपके दोस्तों में से या आपकी कभी ग्रुप में से। ब्लॉकर्स, अचानक से कुछ लोग ऐसे सामने आते हैं कि जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी ये बहुत बेहतरीन काम है और हम इसको करेंगे और हम अपनी पूरी मेहनत देंगे और ये बहुत अच्छा काम बन जाएगा। लेकिन जब आप डाउन द रोड उस काम को करना शुरू करते हैं तो वो ब्लॉकर्स के तौर पे सामने आते हैं। बजाय ये कि वो आपके साथ काम मुकम्मल करने के लिए एफर्ट करें, वो उस काम को रोक रहे होते हैं स्ट्रेंजली। लेकिन ये होता है। रिकग्निशन सीकर्स, अच्छा फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि भाई वो कहते हैं कि टीम तो हमारी जीते, लेकिन पता चले कि टीम को किसने जितवाया है, कि जनाब फलां बंदे के 2 छक्कों ने मैच जितवाया है। अगर तो ये बात होगी फिर तो मैं 2 छक्के लगाने के लिए तैयार हूं। अदरवाइज ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है जनाब, देखा फलां ने इस बार परफॉर्मेंस नहीं दी तो टीम हार गई है। मतलब क्या था कि वो रिकग्निशन सीकर्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारी जो ओवरऑल हमारी कंट्रीब्यूशन है उसकी रिकग्निशन की जाए, बताया जाए कि हाँ जी अगर ग्रुप ने परफॉर्म किया है तो फलां बंदे की वजह से परफॉर्म किया है, अदरवाइज तो ये टीम हार रही थी। ये भी कुछ लोग होते हैं। फिर होते हैं डोमिनेटर्स, जो मुफ्त का रोब झाड़ने वाले होते हैं, वो अचानक से कहीं से आते हैं और आपको कहते हैं कि जनाब ये देखें और ये देखें और जनाब ये मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये काम होगा, और अचानक से वो डोमिनेट करना चाहते हैं। फिर कुछ लोग सिंपली अवॉइडर्स होते हैं, वो अवॉइड करना चाहते हैं, हर तरह से वो इस चीज को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेट मी शो यू।
Type of people in groups and organizations. Struggle and conflict. This is the bottom line. Learn how to precisely differentiate between productive and destructive people. मेरे ख्याल में ये हमारे इस लेक्चर की भी सबसे अहम और शायद इस कोर्स की भी सबसे ज़्यादा अहम बात है, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से लोग प्रोडक्टिव हैं और कौन से लोग डिस्ट्रक्टिव हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग होते हैं। टास्क ओरिएंटेड रोल्स होते हैं जो काम के मुतल्लिक होते हैं। फिर कुछ रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल होते हैं जो लोगों के आपस में ताल्लुकात से मुतल्लिक होते हैं रोल्स। ये दोनों पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर। और नेगेटिवली कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट करती है? सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स, जो कुछ लोग खुद पे कुछ रोल्स अडॉप्ट कर लेते हैं। उनमें ब्लॉकर्स होते हैं, काम को रोकने वाले। रिकग्निशन सीकर्स होते हैं कि जनाब हम अगर कंट्रीब्यूट करें तो पता चले कि सारी टीम की एफर्ट एक तरफ और सिर्फ हमारी एफर्ट एक तरफ थी, इसीलिए ये टीम जीती है। और अगर सारा कुछ किया गया है तो मैंने किया है। अगर आप ये क्रेडिट मुझे देने के लिए तैयार हैं तब तो मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, अदरवाइज मैं मेहनत नहीं कर रहा। फिर डोमिनेटर्स होते हैं जो ओवरऑल ग्रुप को डोमिनेट करने के चक्कर में होते हैं, ग्रुप में अपनी पावर शो करना चाहते हैं। एंड फाइनली अवॉइडर्स होते हैं, सिंपली वो काम करना ही नहीं चाहते। ये ग्रुप में कुछ रोल्स होते हैं। तो वर्क ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, उस पर कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं? एक तो ओवरऑल एक्सटर्नल कंडीशंस, कि किन कंडीशंस में एक ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, डिस्टर्बेंस कैसी है ओवरऑल। सिंपली आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम देख रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके अंदर जो ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन या टीम्स काम कर रही हैं उन पर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एक प्रेशर है। तो एक्सटर्नल कंडीशंस चूंकि बेहतर नहीं है तो उनकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है। देन कम ग्रुप मेंबर्स रिसोर्सेज। ओवरऑल ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, वो कितने बेहतर रिसोर्सेज के साथ वहां पे आ रहे हैं। फिर ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है,
अगर ग्रुप का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपस में सबकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, तो ओवरऑल ग्रुप बेहतर परफॉर्म करता है। फिर ग्रुप के प्रोसेसेस कितने बेहतर हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं, हर शख्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस आइडेंटिफाइबल हैं कि जनाब मिस्टर ए ने ये कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, मिस्टर बी ने ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं और मिस्टर सी की ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, और हर शख्स को अलग अलग हम उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बेस पे मेयर कर रहे हैं। और फाइनली ग्रुप टास्क, ग्रुप का टास्क कितना बेहतर है। अगर ग्रुप टास्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो प्रोडक्टिविटी कम होने के चांसेस हैं। अगर ग्रुप टास्क रूटीन का है और इजी है तो ग्रुप प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है। ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप्स आर नॉट unorganized mobs, they have structure that shapes the member behavior। ये ओवरऑल ग्रुप ऐसे नहीं है कि चार लोगों को आपने कहा कि जनाब ये काम है आपके जिम्मे और बाकी चीजें आप खुद तय कर ली, नहीं। ओवरऑल सोच समझ के उसका एक बिहेवियर और उनका एक शेप बनाई जाती है ग्रुप की, और उसके मुताबिक उनसे काम लिया जाता है। रैंडमली चीजें नहीं होती, बड़े प्लान्ड तरीके से होती हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें हैं? साइज, साइज ऑफ द ग्रुप। पहले भी हमने बात की कि अगर काम कम है और ज्यादा लोग हम उस ग्रुप में शामिल कर देते हैं तो तब भी उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर काम बहुत ज्यादा है और लोग कम है तब भी उनकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली इफेक्ट होगी। तो साइज बहुत ज्यादा अहम है ग्रुप के लिए। देन कम नॉर्म्स, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाय मेंबर्स, कि जो ओवरऑल सारे मेंबर्स हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर क्या है, उनके नॉर्म्स क्या हैं, कितने वो एथिकली मॉरली बेहतर हैं। देन कम्स कोहेसिवनेस, कि आपस में उनके ताल्लुकात कितने बेहतर हैं, कितने वो एक दूसरे पे एतमाद करते हैं। डिग्री टू विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड डिजायर टू मेंटेन इन ग्रुप। अगर हर शख्स ये चाह रहा है कि मैं इस ग्रुप का मेंबर ही नहीं रहना चाहता तो फिर उनकी कोहेसिवनेस जीरो है। वो आपस में किसी भी उनकी बाइंडिंग फोर्स नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो उनको एक जगह पे इकट्ठा रखे। तो कोहेसिवनेस वो फोर्स है जो उनको एक ग्रुप में एक छतरी के तले जमा रखती है। अगर ये फोर्स नहीं है तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम रह जाएगी। तो ग्रुप टास्क में एक तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दूसरा कि उन पे रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, दूसरा उनकी वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और तीसरा इंटरडिपेंडेंस, वो कितना एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर तो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है तो फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी उसके मुताबिक इफेक्ट होगी। ग्रुप साइज, smaller groups better at task completion, larger groups better at collecting information and complex problem solving। दोबारा से वही बात जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर छोटा काम है तो उसके लिए हम छोटा ग्रुप बनाएंगे और वो जल्दी से उस काम को मुकम्मल कर लेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स काम है तो उसके लिए डेफिनेटली हमें बड़ा ग्रुप बनाना पड़ेगा और वही उस चीज को टाइमली फिनिश कर सकेगा। तो ग्रुप साइज बहुत ज्यादा अहम है। ग्रुप इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये किस चीज पे बेस करती है, कौन सी चीजें ओवरऑल इसको बेसिस प्रोवाइड करती हैं? एक तो ये कि एक्यूरेसी, काम की जो ओवरऑल एक्यूरेट काम किया जाए, जिस चीज के लिए वो ग्रुप बनाया गया था एग्जैक्टली उसी चीज को उसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया जाए, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें। दूसरा क्रिएटिविटी, एक शख्स के पास दो हाथ और एक दिमाग होता है, लेकिन जब चार लोग इकट्ठे बैठते हैं तो चार दिमाग जब ओवरऑल एक मसले का हल ढूंढते हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्रिएटिविटी आती है। हर शख्स अपने अपनी व्यूज देता है और वहां से कोई एक क्रिएटिव आइडिया सामने आता है जिसके जरिए उस प्रॉब्लम को बेहतर तौर पे सॉल्व किया जाता है। देन कम्स एक्सेप्टेंस, ओवरऑल इतनी टॉलरेंस और इतनी उनमें कोहेसिवनेस होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें, नए आइडियाज को वेलकम कर सकें, तभी उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर कोई भी शख्स दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो लीडर की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस और ग्रुप की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नेगेटिवली इफेक्ट होगी। देन कम स्पीड, डेफिनेटली चार लोग या पांच लोगों का एक ग्रुप है तो वो स्पीड उनकी बेहतर होनी चाहिए, तभी वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के जरिए अपना काम मुकम्मल कर सकेंगे। तो इनमें रिलेशनशिप क्या है? हम कोहेसिवनेस पे बात कर रहे हैं, हम नॉर्म्स और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिस इज समथिंग ट्रिकी। अगर ये आपको समझ आ जाए थोड़ा सा तो ये बहुत आसानी से और बहुत देर तक आपको याद ये चीजें रह सकती हैं। दो एक्सिस है हमारे पास, एक एक्सिस पे हमने कोहेसिवनेस को लिया है और एक एक्सिस पे हमने परफॉर्मेंस नॉर्म्स को रखा है।
अब परफॉर्मेंस नॉर्म्स हाई भी हो सकती हैं, लो भी हो सकती हैं। और ऐसे ही कोहेसिवनेस हमने क्या कहा था जी, आपस की जो उनकी बाइंडिंग फोर्स है, जो ओवरऑल उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रखे। तो परफॉर्मेंस नॉर्म्स अगर लो हैं और कोहेसिवनेस हाई है तो ये लो प्रोडक्टिविटी होगी। अब इस ब्लॉक को जरा देखें कि उनके नॉर्म्स बेहतर नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को समझते नहीं है, आपस में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं है। तो कोहेसिवनेस हाई है तो ओवरऑल लो प्रोडक्टिविटी होगी। अब हम इस कॉर्नर में मूव करते हैं, दिस इज आइडियल। इसमें कोहेसिवनेस हाई होती है और नॉर्म्स भी हाई होते हैं। जब ये दोनों हाई चीजें सामने आती हैं तो ओवरऑल हाई प्रोडक्टिविटी सामने आती है। अब हम जरा इन ब्लॉक्स में आते हैं। यहाँ पे हमारे सामने परफॉर्मेंस नॉर्म्स लो है और कोहेसिवनेस भी लो है, तो यहाँ पे मॉडरेट टू लो प्रोडक्टिविटी होगी। एंड फाइनली यहाँ पे हमारे सामने कोहेसिवनेस लो है और नॉर्म्स हाई है, तो यहाँ पे मॉडरेट प्रोडक्टिविटी होगी। तो बेस्ट हमारे लिए कॉर्नर जो है वो है जहाँ पे कोहेसिवनेस भी हाई हो और परफॉर्मेंस नॉर्म्स भी हाई हो, तो यहाँ पे हमारे सामने हाई प्रोडक्टिविटी आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल फंक्शनिंग इफेक्टिव ग्रुप। कौन से जो वेल फंक्शनिंग या इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या खसूसियात होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं जो दूसरों को उनसे अलग करती हैं? जी, a well functioning or effective group, it is a relaxed, comfortable, informal atmosphere। रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है, ये तो हम समझ सकते हैं। इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर क्या है? फॉर्मल एटमॉस्फेयर वो होता है जहाँ में एक बॉस होता है, उसका नीचे सबॉर्डिनेट होते हैं, अलग से ऑफिस होता है, आप एक प्रॉपर तरीके से एक चीज मूव करते हैं। दोस्ताना ताल्लुकात नहीं होते, वो प्योरली ऑफिशियल ताल्लुकात होते हैं, बॉसी स्टाइल होता है। लेकिन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में ओवरऑल बॉसी स्टाइल नहीं होता, वो दोस्ताना ताल्लुकात के जरिए ओवरऑल जो आपके काम है, जो आपके टास्क हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है। इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर। टास्क वेल अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। सबसे पहले तो ग्रुप मेंबर्स अपने काम को बेहतर तौर पे समझें। जब वो समझ चुके हैं तब वो उसको एक्सेप्ट भी करें। अगर इन दोनों में से एक चीज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमने काम क्या करना है, या उनको जब इस चीज का पता चला कि हमने काम क्या करना है और उन्होंने इस चीज को कबूल ही नहीं किया कि भाई मैं इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनना चाहता, तो इन दोनों सूरतों में वो इफेक्टिव ग्रुप नहीं रहेगा। देन कम्स मेंबर लिसन वेल एंड पार्टिसिपेट। मेंबर्स के अंदर क्योंकि ग्रुप सारे के जिम्मे एक काम लगाया गया है, जब एक शख्स दूसरे की बात नहीं सुनेगा या समझेगा नहीं या पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ओवरऑल वो ग्रुप को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। पीपल एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज। आप लोगों को इतनी लिबर्टी और इतना फ्रीडम दें कि वो डाइवर्जेंट आइडियाज, नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेके आए और अपनी फीलिंग्स और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करें। अगर वहां पे बहुत ज्यादा घुटन का माहौल होगा, बड़ा बॉसी स्टाइल होगा कि जनाब बॉस ने एक चीज डायरेक्ट कर दिया है, एक डायरेक्शंस आ गए हैं, उसी को फॉलो करना है, नया आइडिया कोई बंदा नहीं दे सकता, तो वो इफेक्टिव ग्रुप नहीं होगा, वेल फंक्शन नहीं कर पाएगा वो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट सेंटर अराउंड आइडियाज और मेथड्स। तो जब भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रियल लाइफ में भी, जब भी आप किसी से डिसएग्री करें, किसी से कॉन्फ्लिक्ट करें, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट उसकी जात से नहीं होना चाहिए, उसकी बात से होना चाहिए। ये बात बड़ी अहम है और अगर हम इस चीज को समझ लें तो शायद हमारी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। कभी भी किसी की जात के साथ इख्तलाफ ना करें। उसकी एक सिंपल बात है किसी एक चीज के बारे में, उसे कोई भी उसकी राय है, आप उससे इख्तलाफ करें, आपके पास ये राइट है। तो यहाँ पे भी ग्रुप में भी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट सेंटर्स अराउंड आइडियाज और मेथड्स, नॉट ऑन पर्सन्स। तो आइडियाज पे होनी चाहिए बात, मेथड्स पे होनी चाहिए कि जनाब एक काम को करने का जो तरीका आप कह रहे हैं मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है, हम उससे बेहतर तौर पे इस काम को कर सकते हैं। तो जब हम कहेंगे कि फलां शख्स गलत है तो डेफिनेटली वो ग्रुप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ग्रुप अवेयर ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड फंक्शन। ग्रुप को पता होना चाहिए कि हमारे ऑपरेशंस क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, हमने किस तरह इसको परफॉर्म करना है। कॉन्सेंसस डिसीजन मेकिंग। ओवरऑल जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो सबकी इत्तफाक राय से हो, सबको एक पेज पे रखा जाए, तब वो एक वेल फंक्शनिंग और इफेक्टिव ग्रुप होगा। फाइनली क्लियर असाइनमेंट मेड एंड एक्सेप्टेड। जो भी असाइनमेंट है वो लोगों के जिम्मे लगाई जाए और वो उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हो। जब उनको असाइन की जाए उनको पता हो और वो उसको एक्सेप्ट करें।
तो ग्रुप मीटिंग, ग्रुप्स पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। ग्रुप मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो हम ऐड कर रहे हैं। ये कुछ 12 रूल्स हैं। प्रिपेयर अ मीटिंग एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? कौन से आइटम्स एक मीटिंग में डिस्कस किए जाने हैं। मीटिंग होने से पहले ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए कि आज की मीटिंग में कौन सी 5, 8, 10 चीज़ें, कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने बात करनी है। ओपन एंडेड मीटिंग नहीं होनी चाहिए कि चले आए बैठते हैं और जब बैठ जाएंगे फिर सोचेंगे कि डिसाइड क्या करना है। नहीं, पहले से हमें मसाइल या इश्यूज हमारे सामने होने चाहिए, एनलिस्टेड होने चाहिए कि जनाब एक मीटिंग है और इस मीटिंग का एजेंडा ये है कि आज हमने 5 चीज़ें डिस्कस करनी है जो ये है। डिस्ट्रीब्यूट द एजेंडा इन एडवांस, और आप वो एजेंडा आइटम्स अलग से इन एडवांस सारे ग्रुप मेंबर्स को दे दें कि जनाब आज मीटिंग है, कल मीटिंग है, ये एजेंडा आइटम्स हैं, ये चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे डिस्कस करनी है। आप इनको अच्छी तरह समझ के पढ़ के आए। कंसल्ट विद पार्टिसिपेंट्स बिफोर द मीटिंग्स, जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मीटिंग से पहले कंसल्ट किया जाए। गेट पार्टिसिपेंट्स टू गो ओवर द एजेंडा, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस चीज़ पे हम रखें कि जो एजेंडा आइटम्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाए, उनसे बाहर की कोई चीज़ डिस्कस नहीं होगी। स्टैब्लिश स्पेसिफिक टाइम पैरामीटर्स। अब एक मीटिंग है तो उसके लिए हम ओवरऑल एंडलेस टाइम तो नहीं कर सकते। हमारे सामने होना चाहिए कि भाई 10 एजेंडा आइटम्स हैं और 2 घंटे की हमारी मैक्सिमम मीटिंग है, तो 2 घंटे की मीटिंग में ओवरऑल हमने ये चीज़ें फाइनलाइज करनी है। मेंटेन फोकस डिस्कशन। डिस्कशन को ओवरऑल एक पॉइंट पे फोकस रखा जाए, जो हमारा मेन कॉज है, जो हमारा मेन इशू है, उसी पे उसको फोकस रखा जाए। एनकरेज एंड सपोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, सब मेंबर्स की पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए। मेंटेन अ बैलेंस्ड स्टाइल, एक बैलेंस स्टाइल होना चाहिए, बॉसी स्टाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन सारा कुछ मेंबर्स के हाथ में भी नहीं देना होता, तो ये एक बैलेंस किस्म का स्टाइल होना चाहिए। एनकरेज द क्लैश ऑफ आइडियाज, आइडियाज का जो क्लैश है, एक शख्स एक बात कह रहा है और दूसरा कह रहा है नहीं मेरे ख्याल में इससे बेहतर हम इस तरह कर सकते हैं, मेरे पास इससे बेहतर ऑप्शन है, तो इस चीज़ को एनकरेज किया जाए, क्योंकि यहीं से बेहतरी की नई सूरतें सामने आती हैं, यहीं से नए आइडियाज सामने आते हैं। जब एक ही शख्स की बात को ओवरऑल हम डोमिनेट करेंगे तो नए आइडियाज सामने नहीं आ सकते। डिस्करेज द क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज जी, लोगों को, जो ओवरऑल लोगों को हम निगेट करते हैं कि फलां शख्स गलत है, इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए। हम ये कह सकते हैं उसकी बात के मुकाबले में मेरे पास बेहतर हल है, उस चीज़ को प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए। बी एन इफेक्टिव लिसनर, अच्छा लिसनर होना। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं जनाब फलां बंदा बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है, वो बड़ी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, अपनी बात को बड़ा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है, ठीक है, अच्छी स्किल है। इफेक्टिव लिसनर होना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर हम अच्छी तौर पे बातों को सुन लें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनपुट आती है। इफेक्टिव लिसनर भी होना चाहिए। आज के दौर में हमारा अलमिया ये है कि बताने वाले बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो अगर हम अच्छे तौर से सुन लें तो बहुत ज़्यादा इनपुट, हम पॉजिटिव इनपुट ले सकते हैं। ब्रिंग प्रॉपर क्लोजर, अच्छी मीटिंग का एक अच्छा एंड भी होना चाहिए। और अच्छा एंड किस तरह हो सकता है कि आज की मीटिंग में हमने ये 10 एजेंडा आइटम्स डिस्कस किए, हर मेंबर ने इन पे अपनी अपनी ओपिनियन दी। एजेंडा आइटम नंबर 1 के बारे में यूनानिमसली हमने ये डिसाइड किया है, एंड सेकंड एजेंडा आइटम पे हमने ये डिसाइड किया है, एंड सो ऑन। तो जो भी डिसीजंस हो इन रिटर्न एंड पे उनको लिखा जाए और उन पे सबसे सिग्नेचर्स लिए जाए, ताकि वो एफर्ट हम दोबारा से रिपीट ना कर रहे हों। तो ये कुछ ग्रुप मीटिंग के कुछ रूल ऑफ थम्स हैं, ये कुछ इसकी इफेक्टिवनेस को बेहतर करने के तरीकाकार हैं। Okay, ji, let's stop it here. Thank you for your time and attention.